नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी आजादी से पहले की है। ये कहानी साल 1933 की है। उस साल भारत में एक ऐसा कत्ल हुआ था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस तरह का कत्ल भारत में पहली बार हुआ था। आप समझ लीजिए कि इस हत्या का तरीका इतना नायाब और खतरनाक था कि अमेरिका के टाइम मैगजीन और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम ने इसे बड़ी दिलचस्पी से छापा था। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकुड़ रियासत से। पाकुड़ वर्तमान में तो झारखंड का एक जिला है, पर साल 1933 के समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पाकुड़ की गिनती उस समय सबसे धनी रियासतों में होती थी। इस रियासत के मालिक थे प्रतापेंद्र चंद्र पांडे। प्रतापेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का बेनोयेंद्र और दूसरी लड़की कानन बाला। प्रतापेंद्र की दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हुए, एक लड़की बोनोबाला और लड़का अमरेंद्र। अमरेंद्र के जन्म के बाद ही उनकी मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद अमरेंद्र को उनकी निसंतान विधवा मौसी ने पाला पोसा। साल 1929 में पिता प्रतापेंद्र की भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद संपत्ति को दोनों बेटों में आधा आधा बांट दिया गया। आधा हिस्सा सौतेले बड़े भाई बेनोयेंद्र को मिल गया और दूसरा हिस्सा अमरेंद्र को मिल गया। चूंकि उस समय अमरेंद्र नाबालिग थे, इसलिए अमरेंद्र के बालिग होने तक उनका हिस्सा 25 साल के सौतेले भाई बेनोयेंद्र को देख रेख के लिए सौंप दिया गया। जैसे ही अमरेंद्र 18 साल के हुए, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बड़े भाई से ले ली। 26 नवंबर 1933 की बात है। ठंड का समय था। पाकुड़ रियासत के युवा जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पाकुड़ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पाकुड़ में उन्हें कोई जरूरी काम था। अमरेंद्र के साथ स्टेशन पर उनके रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। स्टेशन पर ठीक ठाक भीड़ थी। उस भीड़ से एक नाटे कद का आदमी अमरेंद्र की ओर निकल कर आया और उन्हें धक्का मारते हुए आगे निकल गया। अचानक अमरेंद्र के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उन्हें अपने दाहिने हाथ में मधुमक्खी के डंक मारने का एहसास हुआ। उस धक्का मारने वाले आदमी ने उनके हाथ में सुई जैसी कोई चीज चुभो दी थी। अमरेंद्र उस आदमी को रोक पाते उससे पहले ही वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। वो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पाए। वो बस इतना ही देख पाए कि वो आदमी खादी या मोटे सूती का कपड़ा पहने हुए था। उन्होंने अपने परिवार वालों को भी बताया कि किसी ने उन्हें सुई चुभो दिया है। जहां सुई ने अमरेंद्र के मांस को छेदा था, वहां से एक रंगहीन तरल रिस रहा था। ये देखकर परिवार वाले उन्हें पाकुड़ जाने के लिए मना करने लगे। अमरेंद्र की बहन बोनोबाला उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगी, पर अमरेंद्र के सौतेले भाई बेनोयेंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने घाव देखा और अमरेंद्र को समझाया कि ये बस एक आम खरोंच है, ऐसी चोटें लगती रहती हैं और जल्द ठीक भी हो जाती हैं। उन्होंने अमरेंद्र से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब पाकुड़ पहुंच जाना तब वहां किसी डॉक्टर को दिखा लेना। अमरेंद्र बड़े भाई की बात मानकर पाकुड़ जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। अमरेंद्र बिना किसी परेशानी के अच्छे से पाकुड़ पहुंच गए। पाकुड़ पहुंचने के दूसरे दिन अचानक उन्हें तेज बुखार हो गया। अमरेंद्र को वहां के डॉक्टरों को दिखाया गया, पर उन्हें आराम नहीं मिला। इसके बाद अमरेंद्र वापस कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता में उन्हें एक जाने माने डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता को दिखाया गया। अमरेंद्र का दायां हाथ सूज गया था। बुखार 105 डिग्री के आसपास था। दिल की धड़कन कभी तेज तो कभी कम हो रही थी। फेफड़ों की बीमारी भी दिखने लगी थी। डॉक्टर नलिनी रंजन ने उनका ब्लड सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भिजवा दिया। अमरेंद्र को कुछ दवाइयां भी दी, पर अमरेंद्र पर उनका कुछ असर नहीं हुआ। अमरेंद्र की हालत ठीक होने के बजाय और गंभीर होती गई। डॉक्टर नलिनी रंजन के अलावा भी कई और डॉक्टर अमरेंद्र को देखने आए, पर वो कुछ कर नहीं पाए। 3 दिसंबर 1933 को अमरेंद्र चंद्र पांडे कोमा में चले गए और अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि अमरेंद्र की मौत निमोनिया की वजह से हुई है। बिना पोस्टमार्टम कराए अमरेंद्र की लाश का
अंतिम संस्कार करा दिया गया। 5 दिसंबर को अमरेंद्र के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टरों ने जब अमरेंद्र की रिपोर्ट देखी तो उन्हें सांप सूंघ गया। लैब रिपोर्ट बता रही थी कि अमरेंद्र के ब्लड में येरसीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बैक्टीरिया का काला इतिहास रहा था और इसी के चलते दुनिया में करोड़ों लोगों की जानें चली गई थी। इसी बैक्टीरिया की वजह से ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी फैली थी। 19वीं सदी में इसने अकेले भारत में 1 करोड़ के आसपास लोगों की जान ले ली थी। अब सोचिए कि अमरेंद्र के ब्लड में इस बैक्टीरिया के मिलने पर डॉक्टरों की क्या हालत रही होगी। ब्यूबोनिक प्लेग अति संवेदनशील बीमारियों की लिस्ट में आता था। कलकत्ता में अमरेंद्र की मौत से 3 साल पहले तक प्लेग का एक भी केस सामने नहीं आया था। डॉक्टरों को जैसे ही इस केस का पता चला, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसकी खबर दे दी। सरकार ने तुरंत एक जांच टीम बनाई जिसका काम यह पता लगाना था कि कलकत्ता में प्लेग के और कितने मरीज हैं। जांच टीम ने खूब जांच पड़ताल की पर उन्हें प्लेग का एक भी केस नहीं मिला। अब सब परेशान हो गए कि आखिर अमरेंद्र को प्लेग कैसे हो गया। अमरेंद्र के परिवार को अब अमरेंद्र की मौत पर शक होने लगा। शक की एक पुख्ता वजह भी थी। जिस दिन से अमरेंद्र के हाथ में वो सुई चुभी थी, तभी से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। परिवार वाले पुलिस के पास गए और उन्होंने पुलिस को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर घटी सारी बातें विस्तार से बता दी। उन्होंने पुलिस में अमरेंद्र की हत्या का मामला भी दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टरों की मदद से पहले यह पता लगाना शुरू किया कि क्या किसी व्यक्ति को प्लेग के बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है या नहीं। डॉक्टरों ने ट्रॉपिकल मेडिसिन के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर इस सवाल का जवाब मांगा। डायरेक्टर का जवाब हाँ में आया। अब यह निश्चित हो गया कि उस दिन हावड़ा रेलवे स्टेशन पर खादी का कपड़ा पहने उस आदमी ने अमरेंद्र के खून में येरसीनिया पेस्टिस यानी प्लेग का बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया था। अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अमरेंद्र की एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। एक और सवाल पुलिस और डॉक्टरों को हैरान कर रहा था कि इतना खतरनाक बैक्टीरिया हत्यारे को मिला कहां से होगा, जबकि प्लेग के बैक्टीरिया कलकत्ता में उपलब्ध भी नहीं थे। पुलिस को पता चला कि यह बैक्टीरिया केवल बॉम्बे के हाफकिन इंस्टीट्यूट में ही मिल सकते हैं, जो कि वैक्सीन बनाने के लिए कड़ी निगरानी में रखे गए हैं। इसका एक ही मतलब बनता था कि हत्यारे को प्लेग का बैक्टीरिया हाफकिन इंस्टीट्यूट से ही मिला था। एक सवाल यह भी था कि अमरेंद्र की मौत हो जाने से फायदा किसको मिलता। जवाब बिल्कुल साफ था, अमरेंद्र के सौतेले भाई बेनोयेंद्र को। पुलिस इस एंगल से भी इस केस की जांच करने लगी और जल्दी ही पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। पता चला कि बेनोयेंद्र बदचलन और पियक्कड़ किस्म का आदमी था। वहीं अमरेंद्र सज्जन और पढ़ा लिखा था, जिसे स्थानीय लोग बहुत प्यार करते थे। पिता की मौत के बाद अकूत संपत्ति को बेनोयेंद्र और अमरेंद्र के बीच आधा आधा बांट दिया गया था, जिनमें कई कोयला खदान और पत्थर के खदान शामिल थे। छोटे सौतेले भाई के पास आधी संपत्ति चले जाने से बेनोयेंद्र के दिल में आग लग गई थी। पुलिस को अमरेंद्र के करीबियों से पता चला कि साल 1932 में बेनोयेंद्र की वजह से कई बार अमरेंद्र की जान जाते जाते बची थी। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी डीपी लैम्बर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1932 की गर्मियों में दोनों भाई एक हिल स्टेशन पर टहलने गए थे। तब बेनोयेंद्र ने अमरेंद्र को गिफ्ट के तौर पर जबरदस्ती एक चश्मा पहना दिया, जिससे अमरेंद्र की नाक कट गई। इसके तुरंत बाद ही अमरेंद्र बीमार पड़ गए। अमरेंद्र को डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला उन्हें टेटनस है। डॉक्टरों ने उन्हें जल्दी जल्दी एंटी टेटनस सीरम दिया। उस चश्मे पर टेटनस के कीटाणु पाए गए। इसके बाद अमरेंद्र ने बिस्तर पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने जाने माने डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें स्वस्थ करने में लगा दिया। अब बेनोयेंद्र को यह देखा नहीं गया। डॉक्टर लैम्बर्ट के अनुसार बेनोयेंद्र कथित तौर पर
अपने भाई के इलाज को बदलने के लिए 3 डॉक्टरों को अमरेंद्र के पास भेजा। पहला डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। दूसरा दुर्गा रतन था। दुर्गा रतन किसी तरह अमरेंद्र को गलत इंजेक्शन लगाने में सफल हो गया, जिससे अमरेंद्र एक बार फिर से मरने के कगार पर चले गए। जल्दी जल्दी अमरेंद्र को दूसरे डॉक्टर से दिखाया गया, जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ। इसके बाद भी बेनुयेंद्र नहीं माना। वो एक बार फिर से एक दूसरे डॉक्टर शिवपत के साथ अमरेंद्र के पास पहुंचा, पर अमरेंद्र के रिश्तेदारों ने उन्हें अमरेंद्र के पास फटकने भी नहीं दिया। किसी तरह अमरेंद्र उस बीमारी से उबर पाए। अब पुलिस ये समझ गई कि अमरेंद्र की मौत की वजह और कुछ नहीं बल्कि उनकी अकूत संपत्ति थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब वो 18 साल के हुए और उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बड़े भाई से ले ली। बातें साफ होते ही पुलिस बेनुयेंद्र को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच गई, पर बेनुयेंद्र वहां नहीं मिला। एफआईआर होने के बाद ही वो फरार हो गया था। पुलिस को पता चला कि वो बंगाल से बाहर भागने की कोशिश में लगा है। पुलिस ने उसे फरवरी 1934 में आसनसोल स्टेशन पर पकड़ लिया। बेनुयेंद्र को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे खूब पूछताछ की, खूब दबाव बनाया, पर बेनुयेंद्र ने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों डॉक्टरों को ढूंढ निकाला जिन्हें बेनुयेंद्र ने अमरेंद्र को गलत इलाज देकर मारने के लिए भेजा था। इन तीनों डॉक्टरों में तारानाथ भट्टाचार्य बेनुयेंद्र का चहेता और हर अपराध में बराबर का हिस्सेदार था। वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो तो बस कलकत्ता के एक लैब में रिसर्च असिस्टेंट था। इसीलिए वो टेटनस और प्लेग जैसी बीमारियों से परिचित था। वो जानता था कि टेटनस और प्लेग के बैक्टीरिया को इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। पुलिस ने जब इस तारानाथ पर सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। इसके बाद उसने पुलिस को अमरेंद्र की हत्या की पूरी कहानी सुना डाली। अमरेंद्र को प्लेग और टेटनस के बैक्टीरिया देकर मारने का दिमाग इसी तारानाथ ने दी थी। तारानाथ ने ही बेनुयेंद्र को अमरेंद्र को मारने के लिए वो चश्मा दिया था जिस पर टेटनस के बैक्टीरिया थे। तारानाथ ने बताया था कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या प्लेग के बैक्टीरिया को पाना था। तारानाथ ने बॉम्बे के हाफकिन इंस्टीट्यूट से प्लेग बैक्टीरिया का कल्चर पाने के लिए करीब 4 प्रयास किए थे। बैक्टीरिया का नमूना पाने के लिए तारानाथ ने सबसे पहले मई 1932 में हाफकिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से संपर्क किया था, पर उसे सफलता नहीं मिली। डॉक्टर शिवपत भट्टाचार्य और डॉक्टर दुर्गा रतन ने भी बेनुयेंद्र को प्लेग बैक्टीरिया का नमूना दिलाने की मजबूत कोशिश की, पर हाफकिन इंस्टीट्यूट ने हर बार उन्हें मना कर दिया। कई असफलताओं के बाद भी बेनुयेंद्र ने हार नहीं मानी। साल 1933 की गर्मियों में वो खुद बॉम्बे पहुंच गया और वहां पहले से मौजूद तारानाथ से मिला। बेनुयेंद्र ने बॉम्बे में हफ्तों बिताए और हाफकिन के 2 डॉक्टरों को अपने जाल में फंसा लिया। बेनुयेंद्र के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो एक रियासत का जमींदार था। उसने दोनों डॉक्टरों को खूब शराब पिलाई, महंगे होटलों में अय्याशी कराई, उन्हें पैसा खिलाया। इन सबके बदले में उन डॉक्टरों ने 7 जुलाई 1933 को प्लेग बैक्टीरिया के नमूनों की 2 शीशियां चुरा के बेनुयेंद्र और तारानाथ को दे दी। उन डॉक्टरों ने तारानाथ की जाली पहचान बनवाकर हाफकिन इंस्टीट्यूट में एंटर करा दिया। वहां तारानाथ ने चूहों पर प्लेग के नमूनों का परीक्षण किया। इस परीक्षण से वो ये जानना चाहता था कि इन नमूनों से एक इंसान को मारा जा सकता है या नहीं। तारानाथ जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि इससे इंसान की जान ली जा सकती है तो वो बेनुयेंद्र के साथ वापस कलकत्ता आ गया। इसके बाद बेनुयेंद्र ने एक नाटे कद के आदमी की मदद से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर अपने 20 वर्षीय सौतेले भाई के अंदर प्लेग का बैक्टीरिया इंजेक्ट करवा के मरवा दिया। वो नाटा आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, यानी किराए का हत्यारा था। पुलिस ने उस किलर को बहुत ढूंढा, पर वो पुलिस को कभी नहीं मिला। ना ही वो इंजेक्शन ही कभी मिल पाई जिससे अमरेंद्र के अंदर प्लेग का बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया था।
उस कॉन्टेक्ट किलर को लेकर कुछ लोगों का कहना था कि बेनोयेंद्र ने उसे भारत से बाहर भगा दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि बेनोयेंद्र ने पकड़े जाने के डर से उसे जान से मार दिया था। खैर, मामला अदालत में गया। पुलिस के पास बेनोयेंद्र को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। बेनोयेंद्र की यात्रा के कागजात, बॉम्बे में उसके होटलों के बिल, लैब को भेजे गए मैसेज और उन दुकानों की रसीदें जहां से प्रयोग के लिए चूहे खरीदे गए थे, ये सारे सबूत अदालत में पेश किए गए। निचली अदालत ने बेनोयेंद्र और तारानाथ को अमरेंद्र की हत्या की साजिश रचने और उसका कत्ल करवाने का दोषी पाया। इसके बाद निचली अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुना दी। सबूतों की कमी के चलते डॉक्टर दुर्गा रतन और डॉक्टर शिवपद भट्टाचार्य को बरी कर दिया गया। जनवरी 1936 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बेनोयेंद्र की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस मामले की सुनवाई करने वाले एक जज ने टिप्पणी की थी कि यह मामला शायद अपराध के इतिहास में अद्वितीय है। बेनोयेंद्र और तारानाथ को अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो अंडमान के बाकी कैदियों की तरह बेनोयेंद्र को भी जेल से आजाद कर दिया गया। रिहा होने के बाद वो वापस पाकुड़ लौट गया। बताते हैं कि जेल में रहने से वो सनकी हो चुका था। एक दिन वो बंदूक लेकर अपने पुश्तैनी घर पहुंच गया और परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने लगा। किसी तरह लोगों ने उसे एक कमरे में बंद किया और जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उसे शांति से अपने साथ चलने को कहा, पर मानसिक संतुलन खो चुका बेनोयेंद्र नहीं माना और उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस गोलीबारी में बेनोयेंद्र मारा गया। तारानाथ भट्टाचार्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है, पर कुछ का कहना है कि वो जेल में पागल हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत में किसी की हत्या करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पूरी दुनिया की नजर इस हत्या पर गई। टाइम मैगजीन ने मर्डर विद जर्म्स के नाम से इस कहानी को छापा। वहीं सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स ने इस कहानी को पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री के नाम से छापा। जमींदार अमरेंद्र की हत्या उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के 45 वर्षीय सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या की याद दिलाता है। साल 2017 में कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर जब किम जोंग नम एक फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी दो महिलाओं ने उनके चेहरे पर जहरीला VX नर्व एजेंट केमिकल पोत दिया था, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई थी। चीन पर भी आरोप लगे थे कि उसने जानबूझकर वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए थे, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई और कई देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे थे। जय हिंद।